और आइए शुरुआत कर रहे हैं। देश में चुनावी माहौल है और कल सबसे बड़ी रणभूमि पर जंग होने वाली है। लेकिन खबर यह है क्या भाभी को हरा देंगे बाबा? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव है, इसमें योगी ने पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी और रणनीति बना ली है डिंपल को शिकस्त देने के लिए। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव एंड परिवार पहले ही हार मान चुका है। जो उनके बयान है वो इशारा कर रहे हैं कि मैनपुरी में शिकस्त मिलने वाली है और बाबा मैनपुरी भी जीत लेंगे। क्यों कह रहे हैं देखिए जरा। अखिलेश यादव चाचा पीछे कैरियर पर है, आगे डिंपल यादव खड़ी है। इधर योगी आदित्यनाथ और रघुराज शाक्य को उतारा है। क्यों मैं कह रहा हूं ये? नतीजे नहीं आए, चुनाव भी कल होने हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं? अखिलेश अभी से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा योगी को उनकी फाइल याद दिला दी है अखिलेश यादव ने कि आपकी फाइल भी मेरे पास आती थी जब आप मुख्यमंत्री थे। योगी की सरकार गिराने का ऑफर भी अखिलेश ने दे दिया चुनाव से पहले। सोचिए क्यों। चुनाव में गड़बड़ी का डर भी सता रहा है शिवपाल यादव को। अखिलेश का कहना है उनका पूरा परिवार निशाने पर है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए। तो सवाल यह है, क्या ये जो बयान है ये बता रहे हैं कि जो यादव परिवार का गढ़ और किला है वो ध्वस्त हो जाएगा, भाभी को बाबा हरा देंगे? रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गूंज रहा है एक नाम, बुलडोजर बाबा जय श्री राम। सबको है विकास की चाबी, है मेरी डिंपल भाभी। सबको है विकास की चाबी, है मेरी डिंपल भाभी। चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो ये बेईमानी पर कराना चाहते हैं, पोलिंग को स्लो कराना चाह रहे हैं। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। ये डर और खौफ ये बता रहा है क्या भाभी को हरा देंगे बाबा? बाबा योगी आदित्यनाथ ने डिंपल को हराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। योगी ने ऐसी फील्डिंग लगाई है कि चाचा से भतीजे तक ने हथियार डाल दिए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोट पड़ने से पहले ही चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश ने सरेंडर कर दिया। सवाल यही है कि अखिलेश को डिंपल की हार का डर है। चाचा शिवपाल से लेकर सपा प्रमुख पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। हम जबकि देखिए, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और ये उस वोट को रोकना चाहते हैं। सीएम योगी ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। योगी ने कहा था समाजवादी पार्टी जब हारने लगती है तो इनके नेता बहाना ढूंढने लगते हैं। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है, और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती। सवाल यही है कि क्या मैनपुरी में योगी की सियासी बिसात ने भाभी डिंपल को फंसा दिया है? क्या चाचा शिवपाल का साथ मिलने के बाद भी मैनपुरी में डिंपल की राह आसान नहीं? योगी पावर के आगे अखिलेश मैनपुरी का किला बचा पाते हैं या नहीं? और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी ने कैसे बिसात बिछाई है। योगी ने पहले बहुत नजदीक से पुराने नतीजों को देखा। आप भी देखिए जरा डिंपल को हराने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2009 का नतीजा। देख लीजिए जरा मैनपुरी का 9 का नतीजा आपके सामने है। मुलायम सिंह यादव को मिले थे 3,92,308 वोट और बीएसपी के कैंडिडेट को 2,19,000, 1,70,000 से मुलायम सिंह यादव जीत गए थे 2009 में। फिर चुनाव हुए तो तेज प्रताप खड़े हुए, 6,53,000 वोट मिले। इधर बीजेपी के कैंडिडेट को 3,32,000,
कितने मार्जिन से जीते 19 में, 14 में उपचुनाव था ये, लगभग 3,21,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीती। 3,21,000। ये कब जीती? 14 में। 19 में जो चुनाव हुआ, अब देखिए जरा, 19 में मुलायम सिंह यादव जी को मिले 5,24,000 वोट और प्रेम सिंह शाह के बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 4,30,000। 2019 का जो मार्जिन है वो देखिए जरा कितना हो गया, 94,000। जो मार्जिन 3 लाख का था 14 में, 19 में वो 94,000 का हो गया। यही योगी ने रीड किया है कि इस उपचुनाव में ये मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और मैनपुरी में जीत लेंगे। योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव हारते हैं तो डिंपल यादव को सामने ले आते हैं हरवाने के लिए। सुनिए। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता 2 काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अखिलेश जब हारते हैं तो बेचारी डिंपल को आगे कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको योगी का पूरा प्लान बताने जा रहा हूं। डिंपल को हराने का योगी का जो प्लान है वो आपके सामने, कैसे हारेंगी पूरा गणित देखिए जरा। ये पहले मैं आपको जातीय गणित समझा रहा हूं, आगे आप देख रहे हैं। शाक के 3,25,000, क्षत्रिय 2,25,000 और 1,10,000 ब्राह्मण है। अगर योगी के प्लान के हिसाब से ये वोटर मिल गया तो 3 लाख और ये 2 मिलाकर हो गया 5 लाख, 2.5 लाख और ये हो गया 5,50,000 और 6,60,000। 6,60,000 हो गया ये योगी का वोटर, अगर ये वोट इसी तरह से पड़ता है। उधर देखिए एमवाई फैक्टर 4,25,000 और 55,000, ये मिलाकर हो गया लगभग 4,80,000। ये ऐसा ही रहा तो मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। तो 2019 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। सवाल यह, गठबंधन होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव सिर्फ 90,000 वोट से जीते लोकसभा चुनाव। मैनपुरी में यादव वोटर 4 लाख से ज्यादा है। मैनपुरी में मुसलमान वोटर 55,000 से ज्यादा है। अगर एमवाई फैक्टर काम किया तो एमवाई समीकरण जीत की गारंटी अब नहीं बचा है। डिंपल को रघुराज शाक के चुनौती दे रहे हैं जिनको योगी ने उतारा। मैनपुरी में 3.25 लाख शाक के वोटर हैं, 3.25 लाख। लगभग 2,25,000 क्षत्रिय हैं जो मैं इधर आपको दिखा रहा हूं। ब्राह्मण 1,10,000 है जो मैंने आपको बताया। यह मिलाकर लगभग 6,60,000 हो जाता है। जीत के लिए बीजेपी का यह जातीय गणित है कि शाक के क्षत्रिय ब्राह्मण अगर एक साथ मिलकर वोट दे दे तो जीत जाएंगे आसानी से। लेकिन हर बार चुनाव में इस तरह का कैलकुलेशन इक्वेशन काम करती नहीं। 3 जातियों के साथ आने से जीत तय हो जाएगी। ओबीसी वोटर्स पर भी बीजेपी की खास नजर है कि ओबीसी वोटर भी उधर से तोड़ लिया जाए। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डाला है और बीजेपी के समीकरण से अखिलेश की नींद उड़ गई है। शिवपाल के साथ आने से भी जीत निश्चित नहीं है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इन सब के बीच सीधे ग्राउंड पर चलते हैं, मैनपुरी में चलते हैं। मैनपुरी के लोग क्या कह रहे हैं उनकी जुबानी सुनिए। जीत 100 नहीं 200% बीजेपी की कंफर्म है। पूरी मैनपुरी में बीजेपी 100 नहीं 200% आ रही है। मैनपुरी जब एक बार मन बना लेती है तो फिर उसी की ही सरकार बनती है और वही प्रत्याशी जीतेगा बीजेपी का। अखिलेश के परिवार में ही इसका ही उतरता है, उन्हें और कोई नजर ही नहीं आता है। सिर्फ एक बीजेपी है जो सिर्फ उठा के इधर उधर से लोगों को बनाती है नेता। यहाँ से करेल से, जसवंत नगर से पूरे मैनपुरी जिले में इस बार भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। करेल से हम लोग विजय होकर निकलेंगे और मैनपुरी की जनता ने इस बार अपना मन बना लिया है कि इस बार हमें मैनपुरी को कमली खिलाना है और कमली खिलेगा। करेल से भी इस बार हम लोग विजय होकर निकलेंगे। करेल विधानसभा में भारी अंतर से जीतेंगे हम। अब आपको बताते हैं ये जो इतना हल्ला और हंगामा है कि आखिर मैनपुरी में डिंपल की सीट क्यों फंस गई है। ये तो मैनपुरी गढ़ है यादव परिवार का, हमेशा यादव परिवार से ही कोई ना कोई जीतता रहा है। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि मुलायम इस दुनिया में इस वक्त नहीं है।
मुलायम का गढ़ हुआ करता था मैनपुरी। अखिलेश में मुलायम सिंह वाला जादू नहीं। जो पुराने खाटी वोटर हैं मैनपुरी के, उनका सीधा जो कनेक्ट है वो मुलायम सिंह यादव से। मुलायम एक एक कार्यकर्ता से मिलते थे, नाम से भी लोगों को जानते थे। अखिलेश बड़े चेहरों को ज्यादा तरजीह देते हैं और इस बार बीजेपी ने मैनपुरी को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। खुद योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार किया है, जोरदार प्रचार। इस बार योगी की जबरदस्त लहर चल रही है मैनपुरी में, क्योंकि रामपुर आजमगढ़ भी सपा हार चुकी है और जबकि ये दोनों सीटें सपा की गढ़ मानी जाती थी, बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार दमदार उतारा है मैदान में। मैनपुरी में 4 में से 2 विधायक बीजेपी के हैं। आपको शुरुआत से सुनिए जरा, योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देने वाली है। सुनिए। उनके चाचा, चुनावी चाचा श्री शिवपाल सिंह जी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी के बारे में कि वह गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता है, इस प्रकार का अपमान भरा जो बयान दिया है, यह कोई रघुराज साक्य जी के लिए नहीं है। जो सैफई परिवार के साथ नहीं है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कमजोर है, उसके प्रति यह गाली देने का काम किया है और इस गाली का बदला इसी चुनाव में मैनपुरी की जनता लेने जा। आइए मैनपुरी से एक चुनाव जो कल सबसे बड़ा होगा, वो अब कल एक और बहुत बड़ा चुनाव है पूरे देश के लिए। सबकी नजरें और निगाहें गुजरात पर टिकी हुई हैं, लेकिन गुजरात में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां से विजय तिलक लगवाया है। ये आज की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं पीएम मोदी की। ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब पहुंचा गुजरात, गांधीनगर पहुंचा, मां से मिलने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। ये वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मां से मिले, मां का आशीर्वाद लिया और ये जीत का आशीर्वाद पीएम मोदी ने मां से लिया है। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद यहां से निकलकर प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंचे गुजरात के। वहां जाकर एक बैठक भी ली प्रधानमंत्री ने। तो कल गुजरात में चुनाव है, विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के, आखिरी चरण के। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। पीएम ने मां से जीत का आशीष ले लिया। रिपोर्ट देखिए जरा। गुजरात के रण से पहले विजय तिलक, आखिरी दौर के इम्तिहान से पहले मोदी को मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद। यह आशीर्वाद मोदी के महाविजय की गारंटी है। मां के साथ ने मोदी की जीत के भरोसे को और मजबूत और दमदार कर दिया है। मोदी काफी समय से गुजरात में है। पिछले 3 महीने से वो लगातार गुजरात आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कर्तव्य को ऊपर रखने वाले मोदी ने गुजरात में अपना पूरा वक्त पार्टी को दिया। धुआंधार रैलियां की, तूफानी प्रचार किया और जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंच गए। मां के पास पहुंचते ही उनके पांव छुए, उनका हालचाल जाना, बैठकर कुछ बातें की और जीत से पहले ही सुकून भरी चाय पी। पीएम मोदी की मां 100 साल की है। उन्होंने इसी साल जून में अपना 100वां जन्मदिन मनाया है और इसलिए यह मुलाकात भी खास है, क्योंकि मोदी कल फिर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाएंगे। सुबह अहमदाबाद में वोट डालेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि दूसरे चरण में कहां-कहां वोटिंग होगी। देखिए जरा, दूसरे चरण में जो वोटिंग होने वाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके सामने आ गया। देखिए, अहमदाबाद में 21, वडोदरा में 10, ग्रिड हटाइए, बनासकांठा में 9, मेहसाणा में 7 और खेड़ा में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। दाहोद में, गांधीनगर में 5, आणंद में 5, पंचमहल में 5 और पाटन में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। अरावली में 3, महिसागर में 3, छोटा उदयपुर में 3 सीटों पर मतदान होना है। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किस क्षेत्र में कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त। बीजेपी उत्तरी गुजरात के 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होना है। 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 2017 का मैं आपको दिखा रहा हूं। 2017 का मध्य गुजरात बता रहा हूं। 8 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन बीजेपी को 2017 में
इन 61 सीटों में से 37 मिली थी, कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए, इससे पहले वाला प्ले कीजिए प्लीज, पहले वाला प्ले कीजिए। मध्य गुजरात का मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तरी गुजरात 6 जिलों की 32 सीट पर 14 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस 17 सीट पर चुनाव जीती थी 2017 में। कल 32 सीट है उत्तरी गुजरात की। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत कल दांव पर होने वाली है। मुख्यमंत्री की सीट पर भी चुनाव होना है और इसके अलावा हार्दिक पटेल भी हैं, जिग्नेश मेवानी भी हैं। देखिए जरा कौन कौन से दिग्गज हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, भूपेंद्र भाई पटेल चुनाव लड़ रहे हैं घाट लोडिया सीट से। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। कांग्रेस की अमी याग्निक चुनौती दे रही है उन्हें। इसके अलावा 2018 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। अगली बड़ी सीट है वडगाम सीट। वर्तमान में जिग्नेश मेवानी वडगाम से विधायक हैं। मेवानी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस नेता मणिलाल वाघेला को उतार दिया है इस बार। अगली बड़ी सीट है हार्दिक पटेल की सीट, वीरमगांव। बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए हार्दिक पटेल यहां से मैदान में हैं। हार्दिक पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं और लखाभाई भारवाड़ वर्तमान में विधायक हैं। अगली बड़ी सीट है गांधीनगर दक्षिण। कांग्रेस से बीजेपी में आए अल्पेश ठाकुर मैदान में हैं गांधीनगर साउथ से। 2017 में बीजेपी के शंभू जी यहां से चुनाव जीते थे और कांग्रेस ने अल्पेश के सामने हिमांशु पटेल को मैदान में उतारा है। अगली बड़ी सीट है गोधरा सीट, जहां योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए पहुंचे थे। सीके राहुल जी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। गुजरात चुनाव में गोधरा कांड की भी गूंज सुनाई दी थी। सीएम योगी ने राहुल जी के लिए वोट मांगे थे। यह वो सीट है जिस पर नजर रहने वाली है। लेकिन जोरदार प्रचार हुआ है गुजरात के चुनाव में, क्योंकि 2024 से पहले का ये ट्रेलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न थकने वाला, वैसे थकाऊ था लेकिन प्रधानमंत्री की ताकत अलग ही है जो नजर आती है। सड़कों पर 50 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। राहुल गांधी भी वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा पे थे, लेकिन चारों तरफ का दबाव पड़ा तो गुजरात गए प्रचार करने के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में पूरा जोर लगा रहे हैं। अब जोर का असर कितना हुआ ये 8 को पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर गुजरात किसका होगा, कौन जीतेगा, गुजरात क्या सूरत बनकर आ रही है, इससे पहले के नतीजे क्या रहे हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सभी ने जोर लगाया है। 14 जिलों की 93 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 93 सीट्स। सभी सीटें मध्य और उत्तर गुजरात की हैं। सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात 2,51,00,000 मतदाता कल वोट करने वाले हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस ने 3 सीटें सहयोगी एनसीपी को भी दी हैं। 93 में से 51 बीजेपी और 39 कांग्रेस के पास थी, यानी 51 और 39, 93 में से। मोदी और शाह के इलाके में भी कल वोटिंग होगी। गांधीनगर और वडोदरा में भी कल ही वोट डाला जाने वाला है। अहमदाबाद, पंचमहल और आणंद में भी कल मतदान होना है। ज्यादातर राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं जिसमें वोटिंग होनी है। इन इलाकों में आदिवासी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ था। पहले चरण में 1 दिसंबर को 63% वोट डाले गए थे और सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात में भी वोटिंग हुई थी। ये मैं आपको बता रहा था 182 सीटों के लिए 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अब आइए, तो सभी को इंतजार रहेगा और कल आप शाम 4 बजे से ही रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल देख पाएंगे और अर्नब गोस्वामी खुद इस एग्जिट पोल में मौजूद रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ की। बाहुबली पर बाबा का हंटर। बाबा जब एक्शन लेते हैं तो ना अतीक देखते हैं, ना मुख्तार देखते हैं, ना विजय मिश्रा देखते हैं। विजय मिश्रा जो बाहुबली है, अगर मैं कहूं ना अंसारी देखते हैं ना मिश्रा देखते हैं, योगी ऐसा ही एक्शन करते हैं। ये है विजय मिश्रा, बाहुबली, भदोही से। फिलहाल जेल में है, आगरा की जेल में है, लेकिन योगी ने इन पर एक्शन लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
एम्बियंस दीजिए। योगी की पुलिस पहुंची कुर्की करने के लिए, करोड़ों रुपए की कुर्की। ये देखिए, बाकायदा ढोल बजे, मुनादी हुई और कुर्की की गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बाहुबली की कुर्की आप देख रहे हैं। बड़ा ही एम्बियंस। और इस मुनादी के बाद आपको बताऊं, बिल्डिंग सील हो गई। ये देखिए, ये है पूरी आलीशान बिल्डिंग। बिल्डिंग पर देखिए, बाकायदा यूपी पुलिस ने लगाया है बैनर, और इस बैनर में लिखा है ये पूरी इमारत, बाहुबली के परिवार की पूरी इमारत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सील कर दी गई है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस इमारत की। इससे पहले बुलडोजर भी चला है, ये देख रहे हैं, बाहुबली की इमारत पर यह बुलडोजर चला है, योगी का बुलडोजर चला है। पूरी इमारत गिरा दी गई अवैध होने की वजह से। एक बहुत बुनियादी सवाल है, विरोधी ऐसा कहते हैं कि योगी एक वर्ग पर, एक धर्म पर ही बुलडोजर चलाते हैं। मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चलता है तो विजय मिश्रा पर भी बुलडोजर चलता है, और ऐसी लंबी लिस्ट है। योगी धर्म, जाति, मजहब, ऊंच नीच, अमीर गरीब देखकर एक्शन नहीं लेते। यह तस्वीर यही बता रही है। रिपोर्ट देखिए सर। बुलडोजर क्यों सड़क ही नहीं बनाता है? अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है। एक और माफिया पर चला योगी का हंटर। योगी का नगाड़ा बजा, बाहुबलियों में मची खलबली। नगाड़ा बजा, मुनादी हुई, और फिर लखनऊ में बाहुबली नेता के परिवार का 12 करोड़ का आलीशान बंगला कुर्क हो गया। योगी सरकार का यह एक्शन हुआ है माफिया और ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की काली संपत्ति पर। पैगाम साफ है, योगी धर्म देखकर एक्शन नहीं करते। जैसी कार्रवाई माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर होती है, विजय मिश्रा पर भी उसी कड़ाई से योगी का हंटर चलता है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरह विजय मिश्रा भी जेल की सलाखों में है, तो काली कमाई से बनी उनकी प्रॉपर्टी पर भी चाबुक चल रहा है। आरोप है कि फिल्मी सितारों जैसा लखनऊ का ये फ्लैग विजय मिश्रा की बहू रूपा के नाम है, और इसे आपराधिक कामों से जमा पैसे से बनाया गया। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में विजय मिश्रा की एक प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया जा रहा है। विजय मिश्रा के परिवार की बात माने तो वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए का उन्होंने ये विला लिया था, और ये सब कुछ उन्होंने ऑफिशियली अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे इसका जो ट्रांजैक्शन है वो किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक अवैध धन अर्जित करके ये संपत्ति बनाई गई और इसलिए इसको कुर्क किया जा रहा है। पूर्व विधायक पर रेप, जमीन हड़पने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। वो फिलहाल आगरा की जेल में बंद हैं, लेकिन करीबियों के जरिए बाहुबली नेता की काली करतूत जारी है, और एक्शन पर उनके रिश्तेदार कर रहे हैं कड़ा विरोध। 3 दिन पहले आए थे पुलिस दरोगा, नोटिस दिए थे, मैंने टाइम मांगी थी और टाइम दे दिए 24 घंटा। आज वो लोग आएंगे, हम चले जाएंगे। रूपा मिश्रा के नाम पर नहीं है, ये मत पूछिए, बस इतना जानिए कि डीएम का ऑर्डर है, मैं निकल रहा। 2 साल पहले विजय मिश्रा की प्रयागराज के बंगले पर योगी का बुलडोजर चला था। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया की प्रॉपर्टी पहले कुर्क हुई और फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो क्या अब लखनऊ के 12 करोड़ बंगले पर भी बुलडोजर चलने वाला है? और अब आपको बताते हैं कि आखिर माफिया मिश्रा है कौन जिस पर योगी का हंटर चला है। पहली बार शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब मैं इनका तारुफ कराता हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है विजय मिश्रा। बाहुबली गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं, ऐसे ही बुलडोजर चला है। मिश्रा और करीबियों की 56 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। विजय मिश्रा पर रेप, लूट, ठगी जैसे 80 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। विजय की पत्नी, बेटे, बहू पर भी मुकदमे दर्ज हैं। 2020 से आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा, और पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में गिनती है, जैसे अतीक और मुख्तार की। कांग्रेस नेता के तौर पर राजनीति शुरू की थी इन्होंने।
4 बार भदोही के ज्ञानपुर से विधायक रह चुके हैं और 3 बार एसपी और 1 बार निषाद पार्टी से एमएलए भी बने हैं। बाहुबल और धन से चुनाव जीतने के आरोप इन पर लगे हैं। 2022 के विधानसभा में जेल से पर्चा भरा था इन्होंने और 22 में विजय मिश्रा की जमानत जब्त हो गई थी। यानी भदोही के लोग पहचान गए कि बाहुबली को तो वोट नहीं देना है, तभी सोचिए जमानत जब्त हो गई, जो 4 बार से विधायक रह चुका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात की बात हो गई, मैनपुरी की बात हो गई और अब बात दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली ने अपना रिजल्ट लॉक कर दिया। आज बड़े बड़े दिग्गज वोट डालने पहुंचे। ये देख रहे हैं दिल्ली की जनता जो आज सुबह से लाइन में लगी थी। बहुत ज्यादा वोट डालने तो नहीं निकली, संडे भी था। 50% वोट डालने निकले। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। केजरीवाल के अलावा मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी भी वोट देने के लिए पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये दिग्गज थे जो वोट डालने पहुंचे। दिल्ली ने क्या फैसला सुनाया है ये आपको बताऊंगा। दिल्ली इससे पहले जो फैसला सुना चुका है वो बीजेपी के हक में था, लेकिन क्या सबकी नजरें ये है कि एमसीडी में केजरीवाल आ भी पाएंगे, क्योंकि अब तक तो नहीं आ पाए। विधानसभा के अलावा एमसीडी के लिए आज वोटिंग संपन्न हो गई। 5:30 बजे तक वोटिंग थी, लेकिन मतदान बहुत कम हुआ है। दिल्ली में कुल 1,45,00,000 वोटर हैं। इनमें से 50% से कुछ ही ज्यादा वोट हुआ है, वोटिंग हुई है, जबकि उम्मीद यह थी कि 60% तक मतदान होगा। शाम 4 बजे तक 45% लोगों ने वोट डाले थे, जबकि वोटिंग का जो टाइम था वो 5:30 बजे तक का था। उसके बावजूद भी वोटिंग कम हुई। वोटरों में 229 लोग 100 से ऊपर के उम्र के थे, यानी 100 से शतक जिन्होंने उम्र का लगा लिया है वो भी 229 लगभग थे। 2,04,000 वोटर 80 से 100 के बीच थे। और दिल्ली में 2017 में जब वोटिंग हुई थी ये भी इस बार से ज्यादा थी, तब लगभग 53.5% वोटिंग हुई थी दिल्ली में। तब 3 नगर निगमों के लिए वोट पड़े थे। इस बार नगर निगम को 1 कर दिया गया है। उस वक्त 3 अलग अलग खंडों में नगर निगम बटा हुआ था। मैं खुद ग्राउंड पर था, दिल्ली के लोगों के बीच था। दिल्ली के लोगों से पूछा किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं, कौन से मुद्दे असर डालते हैं वोटिंग के दौरान। सुनिए जरा। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मी नगर, बहुत व्यस्तम इलाका है। ये जो लक्ष्मी नगर है, यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के भी लोग मिलेंगे ललिता पार्क में, मध्य प्रदेश के भी, बिहार के भी और देश के अलग अलग शहरों से। ये अपने आप में मिनी इंडिया है अगर मैं कहूँ। ये बताइए केजरीवाल जी का माहौल क्या है यहाँ? केजरीवाल जी का माहौल बहुत अच्छा है। इस समय चल रही है, झाड़ू दबा के चल रही है, हर जगह चल रही है, झाड़ू चल रही है। सर इतना अच्छा प्रत्याशी है, इनको ललिता, इनका कि आपका? आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा प्रत्याशी है। ललिता पार्क वार्ड में इनको प्रत्याशी नहीं मिला, इनको द्वारका से ढूंढ करके प्रत्याशी लाना पड़ा। और जो पिछली बार निर्दलीय लड़ा था उसको आम आदमी पार्टी में लेकर के आए। आपने जो तिहाड़ को 5 स्टार और थाईलैंड बना दिया, ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन बना रहे थे, आपने थाईलैंड बना दिया तिहाड़ को। देखिए ये चुनाव सबसे पहले किस चीज का है ये सुनिए, मसाज का नहीं है, दिल्ली सरकार का नहीं है, वो जो हो रहा था ठीक है। ये चुनाव दिखाते हैं हम आपको। सॉरी गलती हो गई, ये पगड़ी ताज है। ये चुनाव किस चीज का है? पिछले 15 सालों से एमसीडी मसाज का तो चुनाव किस चीज का है? मसाज का चुनाव नहीं है, चुनाव है इस नाली का जो पिछले 15 सालों से गंदी पड़ी है, कोई साफ नहीं। वो ठीक है सत्य। चुनाव किस चीज का है? चुनाव संद्र जैन। इन्होंने मुद्दे की बात करी, मुद्दा अगर घोटाला है तो शराब घोटाला कोई नहीं भूल सकता। 33 लाख का एक क्लासरूम। ये कह रहे मसाज वाला जो वीडियो आप लोगों ने जारी करवाया, इनका कहना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? सब फर्क उसी से पड़ेगा कि एक आम आदमी अगर जेल जाता है तो उस बेचारे को यह ट्रीटमेंट। राशन कार्ड बनाता हुआ संदीप कपूर को कौन भूल सकता है, इनके विधायक को। वो एक मिनट, चुनाव किसी चीज का हो, मंत्री कुछ भी करता रहे, मंत्री कुछ भी करता, जवाब जनता, मंत्री कुछ भी करता पिछले 15 इनकी नजर में मंत्री कुछ भी करता रहे, बस इनको तो जनता जवाब देगी। तो ये काहे के लिए जब जनता ने जवाब देना था। अब देखिए, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। इधर आपके उधर तो मामला सन्नाटा नहीं, हमारे तरफ उधर से बहुत वहाँ आदमी ने, अरे बोल तो लेंगे, ये सन्नाटा कहाँ? यहाँ सन्नाटा नहीं है, ठीक चल रहा है और कांग्रेस अब भी परी आ रहा है। लोग आ भी रहे हैं। आप
कांग्रेस से हूँ मैं। अरे वाह, आइए। देखिए बहुत दिनों बाद दिल्ली में शीला दीक्षित, रुकिए, दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रही लंबे वक्त तक, और ये बताइए कांग्रेस अभी है कहीं या साफ? कांग्रेस हर जगह है, लेकिन इस टाइम जो माहौल जो चल रहा है वो आपका और इनका चल रहा है, बीजेपी वाला। आप नहीं है कहीं अब? अरे आप कांग्रेस का तो पूरा है, हर तरीके से जोर है। हमारे जो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो मुक्त होगी। ये भारत जोड़ो से भारत छोड़ो कैसे? भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है हमारा, इसलिए चल रहा है कि सबको जोड़ा जाए। और ये जो इलेक्शन है, ये तो एक बात बताइए, अरे सुनिए, अरे प्राज ही रुकिए, आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, अरे मेरी सुनिए, ये अरे रुक जाइए, ये भारत जोड़ो से ये एमसीडी चुनाव का क्या लेना देना? बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा है, जो ये इलेक्शन है ये आदमी के अपने वजूद का है। ये इलेक्शन एमसीडी वजूद का है, अपने वजूद का है, जो आदमी कितनी अपनी पकड़ कर सकता है। तो मैं दर्शकों को बताऊं, इनका नाम मोहम्मद अफसर है। अफसर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो रहने वाले जौनपुर का हूँ, जौनपुर के, दिल्ली लक्ष्मी नगर का निवासी हूँ। तो ये बताइए, जब आपने 1 लाख रुपए दिए राम मंदिर के दान के लिए, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपके जानने वाले, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, और क्या जहन में आया? तो आपने जनाब, हमने तो किसी से कोई वो हमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हमने श्रद्धा के लिए दिया था और बहुत ही चुपचाप से दिया था, क्योंकि हमें उस 1 लाख की आड़ में कुछ बेनिफिट नहीं लेना था। लोग कहते ये चमका रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, ये जगह हम हिंदू है, मैं भी देता हूँ। मैं भी नहीं, भी जौनपुर में एक मस्जिद के लिए दिया। ये थोड़ी है हिंदू मुसलमान, हम भाई है। भाई शादी गार्डन मस्जिद के लिए मैंने पैसे दिए हैं अभी 15 बताऊँ यहाँ पर हम 40 साल 50 साल हो गए मेरा। ये जो मस्जिद जो बनी है, ये एक मीनार मस्जिद है, ये सब हिंदू मुसलमान सभी ने बनाई है। और एक दिन में 40 ट्रक लगे हैं, एक दिन में 40, एक मीनार मस्जिद बनने में। अगले दिन क्योंकि ये टूट रहा था, क्योंकि आजकल भगत जी ने ये कहा था कि ये मस्जिद बना दो, और एक दिन में 40 ट्रक लगे हैं एक मीनार मस्जिद। वो तो कह रहे लंदन बना दिया, बना दो है लंदन, पानी नहीं आ रहा, बिजली के बिल आ रहे हैं, लंदन बना है। अभी मांगी नहीं हमने, तो फ्री बिजली मांगी नहीं, हमें तो फ्री बिजली चाहिए ही नहीं। हम तो पैसा देने के लिए तैयार है, किससे दे रहे? दिल्ली में 2 घंटे पानी देते हैं, दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे पर डे पानी मिलता है, वो भी साफ नहीं मिलता। 2 घंटे पानी देती है दिल्ली सरकार, वो भी साफ नहीं मिलता। पूरी दिल्ली को दारूबाज बना दिया, लोग पी के मर रहे हैं, उनके लीवर खराब हो रहे हैं। मेरी गली में 2 मौत हो चुकी है अभी जल्दी। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, देखिए दिल्ली में उन्होंने बस फ्री कर दी। केजरीवाल शराब माफिया है, केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए। फ्री वाले होते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते। फिर जो फ्री क्या आपको फ्री नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिजली फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ईमानदार रहे केजरीवाल। देखिए, ईमानदारी पर तो दाग लगा ही है, ईमानदारी पे दाग लगा है, और वो जनता को कहीं ना कहीं सामने जनता के आया है। इतने सारे प्राइवेट ठेके खोले गए थे पिछले 3 महीने में, सारे प्राइवेट ठेके जो मॉल्स में खोले गए थे, सारे डिमोलिश करके गए, सारे डिमोलिश हो गए। बंगाली बाबू आप बताइए। बताना ये है, अरविंद केजरीवाल जो वादा किया था बिल्कुल कुछ नहीं किया है, दिल्ली को नरक बना रखा है। क्या बात करें, उधर दीदी और केजरीवाल तो अच्छे दोनों भाई बहन नरक बना रखा है। कलकत्ता में नरक बना रखा है ममता बनर्जी, दिल्ली में बना रखा है अरविंद केजरीवाल। रेपिस्ट से हेल्थ मिनिस्टर मसाज करा रहा है। केजरीवाल की इमेज को डेंट पड़ा है करप्शन से? बिल्कुल पड़ा हुआ है, ऑल वेयर ईच आइटम। 24 कैरेट सोना ईमानदार वाला रहा है कि नहीं रहा? वो कभी नहीं था, खाली एक मिथ बना रखा था, एक इम्पर्सोनेशन थी कि 24 कैरेट है। लोग नहीं जानते थे तो मान लिए। आज की डेट में वो कहीं कुछ भी नहीं है। माला रानी जी ये बताइए, वोट देने जा रही है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ क्या माहौल है? यहाँ माहौल कांग्रेस को आना चाहिए इस बार। क्या बात कर रही है? क्योंकि पहले बीजेपी थी, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। तो चहल जी को पहले दिखाइए। चहल जी उस दौर में जब कहा जा रहा है कांग्रेस साफ है, कांग्रेस की एक वोटर निकल कर आई, कह रही कांग्रेस को आना चाहिए। क्यों कांग्रेस को आना चाहिए? क्योंकि 5 साल से हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ, कोई नालियां साफ नहीं हुई, कोई सड़कों का हाल आप जहाँ खड़े यहाँ भी देख लीजिए, कोई सड़कें नहीं बनी, पूरा कोई पार्क नहीं साफ हुआ, कुछ भी A to Z कोई काम नहीं हुआ 5 साल। आप कांग्रेस की नेता भी है क्या? नहीं, नेता नहीं है, वर्कर है। नेता नहीं है, वर्कर है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि एमसीडी चुनाव को लेकर पहले भी लड़ाई हो रही थी, अब भी लड़ाई हो रही थी, आगे भी लड़ाई होती रहेगी, लेकिन बीजेपी का एमसीडी पर सिक्का चलता रहा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये एमसीडी की इमारत है। जो लोग दिल्ली नहीं आए या दिल्ली में भी रहते हैं, उन्होंने भी एमसीडी की इमारत शायद ना देखी हो। ये है दिल्ली एमसीडी की इमारत। 2012 में 272 सीटें हुआ करती थी,
बीजेपी को 138 सीट मिली थी और 77 मिली थी कांग्रेस को। तब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। 2017 में 272 सीटों पर चुनाव हुआ तो बीजेपी को 180, 181 मिली और कांग्रेस को 31, झाड़ू को 49। इस बार केजरीवाल को उम्मीद है सीटें और ज्यादा होंगी और उनको उम्मीद है वो एमसीडी जीत भी सकते हैं। बीजेपी का अपना दावा है। जरा सुनिए दोनों को, केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। कट्टर बेईमानों को तो नहीं लाएगी। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के सरदार बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आइए, तो दिल्ली के नतीजे 7 तारीख को आएंगे, एमसीडी के रिजल्ट 8 तारीख को गुजरात के नतीजे आएंगे। तो 2 दिन 7 और 8 बहुत बड़े दिन होने वाले हैं। आज की एक और बहुत दिलचस्प खबर है जो सीधे विज्ञान से जुड़ी हुई है, साइंस से जुड़ी हुई है। क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे? पहली बार आप सुन रहे होंगे, सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे, क्या जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी जिंदा किया जा सकता है? ऐसी तैयारी हो चुकी है। लोग अपने अपने करीबियों को फ्रीजर में रखवा रहे हैं कि शायद 1 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा हो सके। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो तकनीक है, ये वो तरीका है, इसे क्रायोनिक्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से बॉडीज रखवा दी जाती है। ये आप देख रहे हैं, पूरी लैब्स बनी हुई हैं। इन लैब्स में मुर्दों को रख दिया जाता है। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पूरी तफसील से बताएंगे इसके पीछे का साइंस क्या है। अब मुर्दे भी हो जाएंगे जिंदा। मौत के बाद फिर मिलेगी जिंदगी। दुनिया में डेड बॉडी फ्रीज की होड़। $1.5 करोड़ में दोबारा मिलेगी जिंदगी। फ्रीजर में 600 शव को जिंदा होने का इंतजार। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे मुमकिन होगा, क्या जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा हो सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी हो रही है। भारत में भी लोगों ने अपनों की बॉडी को फ्रीज करवाया हुआ है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे मुमकिन होगा। ये आप देख रहे हैं, ये डीप फ्रीजर है। जिन फ्रीजर्स में रखा गया, कैसे रखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुर्दे जिंदा होंगे कैसे आपको बताऊं। 1.5 करोड़ खर्च से इंसान मरेगा नहीं, फिर जिंदा होने के लिए बॉडी को फ्रीज किया जा रहा है और मरने के बाद फ्रीज कराई जा रही हैं बॉडीज। 2018 में आपको बताऊं, कोलकाता में एक डेड बॉडी को फ्रीज करा दिया गया। इनका नाम था सुभव्रत ने अपनी मां की बॉडी को फ्रीज करा दिया। मां से बहुत प्रेम करते थे, मां की बॉडी को फ्रीज कराया इन्होंने। 2018 में सुभव्रत की मां की मौत हो गई थी और मां की बॉडी को फ्रीज कराने का उन्होंने फैसला किया। उन्हें लगा कि न जाने कब कोई तकनीक आ जाए कि मां को जिंदा कर सके, तो मृत शरीर जो है क्रायोनिक्स के फ्रीजर में उन्होंने रखवा दिया। अब ये क्रायोनिक्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यही दिलचस्प है, यही कंपनी बॉडी फ्रीज का काम करती है, ये जो क्रायोनिक्स है। और आपको बताऊं कि जो माजूमदार मानते हैं कि मृत को जिंदा करने की दवा बनेगी, जिन्होंने अपनी मां को फ्रीज करवाया, और तब माजूमदार की मां जो है फिर से जिंदा होंगी। उन्हें यकीन है कि 100 साल बाद एक दवा ऐसी हो सकता बन जाए, 50 साल बाद, 200 साल बाद, कि मृत आदमी जिंदा हो जाए तो मां की बॉडी रहेगी
तो मां को जिंदा कर लेंगे। इसलिए बॉडी कैसे रखवाई गई आपको बताएंगे। ऐसा करने वाले दुनिया में माजूमदार अकेले नहीं है, दुनिया के 600 लोगों ने बॉडी फ्रीज करवाई हुई है और 300 डेड बॉडी सिर्फ अमेरिका और रूस में है। भविष्य में फिर जिंदा होने के लिए बॉडी फ्रीज करवाई गई है। यह संभव होगा, यह मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं 50 साल पहले, अब से 50 साल पहले एक प्रोफेसर की बॉडी अब तक फ्रीजर में है। देखिए, प्रोफेसर ने अपने आप को फ्रीजर में रखवा रखा है। यह दिखा रहा हूं, ठीक इस तरह। ये जो आप देख रहे हैं, यह तरीका है। 1965 में मौत के बाद बॉडी प्रिजर्व का दावा हुआ और लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी ने यह दावा किया। दावा यह था कि संस्था मौत के बाद जिंदगी पर रिसर्च कर रही थी कि मौत के बाद क्या जिंदगी होगी। डेड बॉडी को बर्फ में जमा कर रखा जाता था। इस पर जेम्स बेडफोर्ड ने संस्था को हामी भर दी। जेम्स बेडफोर्ड जो थे अमेरिका में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे, उन्होंने हामी भरी, हां मैं तैयार हूं, मेरी बॉडी को फ्रीज करो। किडनी कैंसर से पीड़ित थे जेम्स और उनका इलाज नहीं हो सकता था। जेम्स ने अपनी सारी संपत्ति संस्था को दान दे दी, जिसके बाद मरने के बाद अपना शरीर जमाने की इच्छा जताई। 1967 में 1967 में मौत के बाद जेम्स का शरीर जो है वो सुरक्षित रखा गया और आज तक रखा हुआ है। 1967 से 51 साल के बाद भी आज जेम्स का मृत शरीर मौजूद है, इस उम्मीद में कि जिंदा होने की, मरने के बाद कोई विज्ञान आगे बढ़ेगा। अगर जिंदा होना मुमकिन होगा तो जेम्स जिंदा हो सकेंगे। लोग खुद भी ये करवा रहे हैं आज के वक्त में। अब कैसे होंगे, कैसे संभव होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है क्रायोनिक्स लैब। ये जो चैंबर्स आप देख रहे हैं स्टील के, इन्हें क्रायोनिक्स कहते हैं। ये इस लैब में लाकर रखी जाएंगी बॉडीज। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट होगा बॉडी का। ये एक आपको मैं डेमो दिखा रहा हूं, ये एक बॉडी का डेमो है और किस तरह से आप देखिए आइस भी लगी हुई है और क्या करते हैं बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे क्रायोनिक्स काम करता है। ये बहुत दिलचस्प है, विज्ञान से सीधे इसका ताल्लुक है। ये आप देख रहे हैं, ये है क्रायोनिक्स। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्रायोनिक्स है। इस सिलेंडर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर बॉडी को आप देख रहे हैं उल्टा लटका दिया जाता है। पैर ऊपर है और सर नीचे है, बॉडी को उल्टा लटका दिया जाता है। ये है क्रायोनिक्स। ये होगा कैसे? जो मरते हैं कानून उन्हें मरा मान लेता है। क्रायोनिक्स मानता है कि लोग मरते नहीं है, बेहोश होते हैं। जिन लोगों को क्रायोनिक्स पर यकीन है वो भी मानते हैं लोग मरते नहीं, बेहोश होते हैं। क्रायोनिक्स मानता है इंसान मरता नहीं है, मानना है कि इंसान सिर्फ बेहोश होता है और इसी सोच पर कंपनी काम कर रही है। पूरी तरह से मरने से पहले अब करते क्या है, बॉडी फ्रीज होती है, दिमाग और शरीर को इस लैब में रख दिया जाता है। मौत होते ही क्रायोनिक्स एक्सपर्ट फौरन एक्शन में आ जाते हैं। आपने बता दिया, हामी भर दी कि मुझे अपनी बॉडी को फ्रीज कराना है। मरने के बाद डेथ हुई, उसके फौरन बाद क्रायोनिक्स आ जाएंगे अपना काम करने। प्रक्रिया होती है दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। बॉडी खत्म होने के बाद, यानी इंसान के मरने के बाद, आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून जो बहना है बॉडी में, यह बंद होता है और ऑक्सीजन बंद होती है। तो ये पहले क्या करते हैं, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं मरने के बाद भी। दूसरा काम क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई को दिमाग को जारी रखते हैं। ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में चलती रहे, यह भी कोशिश करते हैं, यानी ऑक्सीजन और ब्लड पहले की तरह चलते रहे जैसे जिंदा थे बॉडी में। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। बाकायदा डेड बॉडी को बर्फ में पैक करके रखते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी में खून को जमने नहीं देती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, यानी आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वहां तक भी ब्लड जाता रहेगा, ऑक्सीजन भी जाती रहेगी। शरीर की कोशिकाओं से पानी निकाल देते हैं और पानी निकालकर ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल उसमें डाल देते हैं बॉडी में।
-130 डिग्री, जी हां, थोड़ा बहुत नहीं, -130 डिग्री पर शरीर ठंडा करके जमा देते हैं पूरा। नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में शरीर लटका देते हैं, और वो भी उल्टा, शरीर को उल्टा करके लटका दिया जाता है। ऐसे में कंटेनर लीक अगर हो गया तब भी समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटेनर लीक भी हुआ तो दिमाग जो है ये बर्फ में ही रहेगा। ये है पूरा क्रायोनिक्स। 600 शव, 600 बॉडीज, लाशें अभी क्रायोनिक्स में रखी हुई हैं। शायद 100 साल बाद जिंदगी का कोई फॉर्मूला मिल जाए तो इन बॉडीज को निकालकर जिंदा किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं, जो बताएंगी। डॉक्टर स्वाति, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे लिए भी पढ़ने के बाद बहुत ताज्जुब और बहुत नया सा लग रहा था। क्या यह मुमकिन है जो मर गया है उसकी बॉडी को जिंदा रखा जा सकता है, उसे जिंदा किया जा सकता है? जैसे ही एक बार हृदय की गति रुकती है या कार्डियक अरेस्ट होता है तो देखा गया है लगभग 2 से 20 सेकंड के अंदर ही हमारा जो दिमाग होता है उसकी कोशिकाएं भी मरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो जरूरी ऑक्सीजन है वो मिलना बंद हो जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे ये कोशिकाएं बहुत तेजी से मरने लगती हैं, और इसीलिए जो रिसस्टिकेशन पीरियड है उसकी अहमियत को समझाया गया है कि अगर हम जल्द से जल्द रिवाइव करने की कोशिश करें तो हम जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो ब्रेन के हमारे सेल्स हैं, उनको मरने से बचा सकते हैं और व्यक्ति जो है जल्दी से ठीक हो सकता है, यानी कि दोबारा से जो है जीवित हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका के प्रोफेसर साइंटिस्ट क्या कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन, उनका कहना है, इंसानों को जिंदा करने की बात पर उन्होंने कहा, दुनिया के वैज्ञानिक दरअसल इस पर 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर संदेह दिखाते हैं, कुछ का मानना यह है कि 50 से 100 साल में हो सकता है ऐसा मुमकिन हो कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जा सके। उन्होंने कहा, रिचर्ड गिब्सन ने, मैं भी मानता हूं ऐसा भविष्य में जरूर संभव होगा। भले ही ये सब अभी काल्पनिक लग रहा हो, भविष्य में मेडिकल साइंस ऐसा कर सकती है। दुनिया में ऐसी कई रिसर्च भी की जा रही हैं। उन्होंने इन बातों को जोड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या यह अदालत में संभव था? क्योंकि किसी की बॉडी को सालों तक रखना, कानून क्या कहता है? लंदन में एक लड़की चली गई कोर्ट, बताता हूं मैं कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से रखी जाती हैं बॉडीज। 2016 में लंदन हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया। दरअसल फैसला था कि मरने के बाद जीवन के अधिकार पर, जीवन जीने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मरने के बाद क्या हो? मरने के बाद यही कि ढंग से अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रखने की उम्मीद ये किसी कानून की किताब में नहीं है। तो लंदन में क्या हुआ, 14 साल की एक लड़की की कैंसर से मौत हो गई। तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी लड़की नहीं बच पाई। उसके बाद अपील की गई, फिर से जीवन जीने का और जीवन का अधिकार मिले। परिजनों को भरोसा था भविष्य में इलाज संभव होगा, कैंसर से बचाने वाली दवा जरूर इजाद की जाएगी। जिस बीमारी से मौत हुई है उससे बचाने की दवा आ गई, तो अगर बॉडी प्रिजर्व है और उस बीमारी से लड़ने की दवा दी गई तो क्या बच्ची जिंदा हो सकती है? तब एक बार फिर बच्ची को जिंदा किया जा सकेगा। क्रायोनिक्स तकनीक के लिए कोर्ट में उसने अपील की थी और फैसले में कोर्ट ने 100 साल बॉडी फ्रीज कर दी थी। 100 साल के लिए बॉडी फ्रीज की थी। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रहे हैं, इस पर कानून क्या कहता है उनसे जानेंगे। हमारे साथ अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे। अश्विनी जी, भारत में तो इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? कानूनी पेचीदगियां इसमें? आने वाले दिनों में नई टेक्निक के माध्यम से लोगों को जीवित करा जा सकेगा। अभी कैलकाटा का भी मामला आया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की बात हो रही है, यूएस में भी अभी इस तरह की बात, यूरोप में भी बात हो रही है, और कैलकाटा में भी खासतौर से जो मजूमदार फैमिली है उसने भी बॉडी को सुरक्षित करवा के रखवाया हुआ है। अब देखने में आने वाले दिनों में यह है कि जो क्रायोनिक्स साइंटिफिक डेवलपमेंट है या क्रायोनिक्स तकनीकी में जो भरोसा रखने वाले लोग हैं वो कितना इस बात पर खासतौर से मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में साबित कर सकेंगे इस बात को कि डेड बॉडी को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं, मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, इस पर रिसर्च हुई और वैज्ञानिक क्यों ये मान रहे हैं कि दोबारा किसी को जिंदा किया जा सकता है। दुनिया में कई ऐसी रिसर्च की जा रही है। दरअसल मरे इंसान को जिंदा करने पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को कामयाबी भी इसमें मिल रही है। एक रिसर्च में सुअरों के दिमाग को जिंदा रखा गया। रिसर्च में 32 सुअरों के दिमाग का इस्तेमाल हुआ।
इन सभी सुअरों को खाने के लिए मारा गया था। इनका दिमाग निकाल लिया गया। इनके दिमाग को 4 घंटे तक बिना खून प्रवाह के रखा गया, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। इसके बाद खून जैसा तरल दिमाग में बहाया गया। अगले 6 घंटे इस तरल का बहाव दिमाग में बना रहा, मतलब कृत्रिम रक्त मिलने से दिमाग सक्रिय रहा, यानी अगर ब्लड दिया गया तो दिमाग सक्रिय था। दिमाग की नसों की संरचना फिर जीवित हो उठी। रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वालों में निनाद सेस्तान येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं दरअसल, और निनाद ने कहा कि यह रिसर्च काफी हैरान करने वाली है कि मरने के बाद दिमाग कैसे काम कर रहा था। इस रिसर्च ने एक बड़ी उम्मीद को जगा दिया है। इसी के साथ ही इंसानी अंगों में भी दोबारा जान की उम्मीद जग गई है। ऐसी तमाम रिसर्च दुनिया भर में की जा रही है। एक और दिलचस्प मैं आपको बता रहा हूं कि 24,000 साल बाद भी कुछ चीजें जिंदा रहती हैं। 24,000 साल बाद। जून 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, दरअसल सूक्ष्म जीव के जिंदा होने पर यह रिपोर्ट थी। बताया गया कि 24,000 साल बाद भी जीव जिंदा मिला। इस सूक्ष्म जीव का नाम डेलोइट रोटिफर था और साइबेरिया के बर्फ में हजारों साल जीव जमा रहा। सोचिए, बर्फ में जमा था। रिपोर्ट बायोलॉजी से संबंधित एक पत्रिका में छपी थी और रिपोर्ट यह कि जब उसे निकाला गया हजारों साल बाद तो वो जिंदा मिला था। तो कल कुछ भी हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर है, किम कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट से जुड़ी हुई एक नई हिट लिस्ट लश्कर तैयबा ने जारी की है और वो ये है हिट लिस्ट। ये आप देख रहे हैं, सारे नाम लिखे हैं कश्मीरी पंडितों के। अजय मंटू, विशाल भट्ट, रोहित भान, भावना कौल, ये सारे नाम लिखे हुए कश्मीरी पंडितों के और ये हिट लिस्ट लश्कर तैयबा ने जारी की है। अगली तस्वीर दिखाइए। लश्कर तैयबा की ये हिट लिस्ट है। आइए आपको दिखाता हूं इस हिट लिस्ट में क्या क्या है और कैसे ये हिट लिस्ट तैयार की गई, क्योंकि कश्मीरी पंडित टारगेट पर रहे हैं। आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को यह धमकी दी है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की हिट लिस्ट निकाली गई है। लश्कर तैयबा ने जारी किया है धमकी भरा लेटर और सोशल मीडिया हैंडल कश्मीर फाइट पर धमकी दी गई। जूम आउट कीजिए कैमरा। कश्मीर फाइट लश्कर का सोशल मीडिया हैंडल है। भारत सरकार ने कश्मीर फाइट को बैन कर रखा है। दरअसल इसे पाकिस्तान से संचालित किया जाता है और कश्मीर फाइट पर कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट आई है। लिस्ट में 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम हैं और हिट लिस्ट सामने आने के बाद कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ है। यानी इससे पहले कई कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है, जिन्हें टारगेट किलिंग भी हम कहते हैं। इस तरह की हिट लिस्ट जारी होना यह बताता है ऐसे लोगों को सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का हो रहा है। 1,45,00,000 वोटर हैं इस चुनाव में एमसीडी के और मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में हूं। इस बूथ पर ही अकेले